नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ममता बनर्जी की गिरफ्तारी को लेकर खबर आ रही क्योंकि ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और अब की बार सुप्रीम कोर्ट स्पेशली किस चीज के लिए गई है आपको दिखाते हैं। क्योंकि अब ममता बनर्जी की गिरफ्तारी और राष्ट्रपति शासन, आपको याद होगा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, ईडी के बार बार बुलाए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे और एक दिन ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। और यहां पर तो ममता बनर्जी ने ईडी की काम में दखलंदाजी दी है। आपको दिखाने जा रहे हैं आखिरकार क्या कुछ हुआ है, क्योंकि बंगाल की गवर्नर ने क्या कहा है, राष्ट्रपति शासन पर क्या खबर है और ममता बनर्जी की गिरफ्तारी पर क्या खबर है, आपको दिखाते हैं। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई में ममता बनर्जी सरकार की कथित दखलंदाजी, जैसा कि प्रथम दृष्टि अदालत में भी सिद्ध की ओर है, यह तृणमूल कांग्रेस सरकार यानी ममता बनर्जी के लिए गंभीर संकट है, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के नाते गिरफ्तारी से कोई संवैधानिक सुरक्षा नहीं मिलती। इसका ताजा उदाहरण अरविंद केजरीवाल है। यानी कि अगर ईडी साबित कर रही है कि फाइल्स जो है वो जांच से जुड़ी हैं, तो ममता बनर्जी की कुर्सी चुनाव से पहले बुलडोजर चलना तय है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस इस विषय पर पहले ही संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में बता चुके हैं। उनका यह कहना था कि वे चुप नहीं बैठ सकते। यह संकेत देता है कि राजभवन इस पूरे घटनाक्रम को केवल राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि संवैधानिक प्रश्न मान रहा है। संविधान के तहत राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधित्व होता है और उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति शासन का आधार बनती है। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति पिछले 1.5 दशक से केवल सत्ता परिवर्तन या चुनावी संघर्ष की कहानी नहीं रही है। 2011 में ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद राज्य की राजनीति एक ऐसे दौर में दाखिल हुई है जहां राज्य सरकार, राज्यपाल, न्यायपालिका और केंद्र के सभी जितने भी हैं उनके बीच अक्सर तनाव उड़ रहे हैं। इसी कारण ममता बनर्जी के शासनकाल में कई बार ऐसा माहौल बना है जहां यह प्रश्न राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना है कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हालांकि अब तक यह आशंका कभी वास्तविकता में नहीं बदली है, लेकिन इससे जो इसके पीछे की परिस्थितियां और टकराव बंगाल के समकालीन राजनीति को समझने के लिए बहुत अहम है। क्योंकि ममता बनर्जी एक चीज नहीं है, ममता बनर्जी के पास घोटालों की भी फहरिस्त है। जहां शारदा घोटाला था, शुरुआती झटका और अविश्वास 2012-13 की बात कर रहे हैं। ममता सरकार के शुरुआती वर्षों में शारदा चिटफंड घोटाले का सामने आया था मामला, आपको पता होगा। लाखों निवेशकों की गाढ़ी कमाई कैसे डूब गई और ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगे। सीबीआई और ईडी उसके बाद जांच किया। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच इसमें भी टकराव देखने को मिला और इस सबके बीच में पहली बार एक कहा जाने लगा कि राज्य की जो प्रशासनिक, नैतिक और प्रशासनिक संकट में है। हालांकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुई और न्यायपालिका की निगरानी शुरू हुई, इसलिए राष्ट्रपति शासन की चर्चा राजनीतिक गलियारों तक सीमित रही। अगर बात करें तो एक जो है जादवपुर की प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई ने सरकार की आलोचना बढ़ाई। विपक्ष ने इसे असहमति के दमन के रूप में देखा। हालांकि यह टकराव लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा था, लेकिन इसे संवैधानिक विफलता की श्रेणी में रखा गया। 2018 के पंचायत चुनाव की बात करें, जहां लोकतंत्र पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ। 2018 पंचायत चुनाव ममता के शासनकाल का सबसे विवादास्पद अगर बात करें तो वो गिना जा रहा है, क्योंकि हजारों सीटों पर विपक्ष के उम्मीदवार को नामांकन तक नहीं करने दिया गया। हिंसा भड़की, लोगों को धमकी दिया गया, निर्विरोध कई लोकतांत्रिक जीत हासिल की और लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उस पर पूर्ण रूप से सवाल खड़े हुए। उस वक्त भाजपा ने राष्ट्रपति शासन की औपचारिक मांग की। यह वो समय था जब पहली बार गंभीरता से कहा गया कि बंगाल में संवैधानिक हस्तक्षेप की नौबत आ सकती है। लेकिन चुनाव आयोग और अदालत के हस्तक्षेप को पर्याप्त मानते हुए केंद्र ने कोई कठोर कदम नहीं उठाया।
अब इस सबके बीच में सबसे अहम आया जब राज्यपाल बनाम राज्य सरकार हुआ। जी हां, ममता बनर्जी के शासनकाल में राज्यपाल और सरकार के बीच रिश्ते लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। जगदीप धनखड़ 2019 से लेकर के 2022 तक के कार्यकाल में यह टकराव अपने चरम पर दिखा। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के अधिकारों को लेकर संघर्ष हुआ। राज्यपाल द्वारा संवैधानिक संकट जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। राज्य सरकार ने राज्यपाल पर केंद्र का राजनीतिकरण प्रतिनिधि कहीं न कहीं प्रतिनिधि होने का आरोप तक लगा दिया कि ये राजनीतिक प्रतिनिधि हैं जो जगदीप धनखड़ हैं। राजभवन और नन्मान के बीच यह टकराव बार बार जो है वो राष्ट्रपति शासन की बहस को हवा देता रहा। अगर आज के राज्यपाल की बात करें तो सीबी आनंद बोस के साथ भी महिला सुरक्षा, विश्वविद्यालय के प्रशासन से जुड़ी हुई और चुनाव में जो हिंसा हुए उस कई मुद्दों पर उनके बीच मतलब दोनों के बीच में कई मतभेद देखने को मिले। न्यायपालिका से इनके असहज संबंध हमेशा रहे हैं। जी हां, ममता सरकार और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी न्यायपालिका के बीच जो रिश्ते रहे वो हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। राजनीतिक हिंसा के मामलों में कलकत्ता हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणियां, 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा मामले में हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए। राज्य सरकार द्वारा न्यायिक आदेश को संघीय ढांचे में हस्तक्षेप बताया गया। हालांकि सरकार ने अंततः न्यायालयों के आदेश का पालन किया, जिससे संवैधानिक संकट टल गया। लेकिन अदालतों की तीखी टिप्पणियों ने यह संकेत जरूर दिया कि शासन और कानून के बीच संतुलन एक चुनौती बना हुआ है। आपको बता दें 2019 लोकसभा चुनाव और 2021 विधानसभा चुनाव, इन दोनों में हिंसा के माहौल में पूरी तरह से चुनाव हुए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी करने के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। विपक्ष ने भी इसे राज्य की मशीनरी को विफलता मांगा और हमेशा से राष्ट्रपति शासन लगाने की यहां पर मांग की गई। ममता बनर्जी के शासनकाल में राष्ट्रपति शासन की आशंका बार बार इसलिए उभरती है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति आज सत्ता और विपक्ष के संघर्ष से आगे बढ़कर संवैधानिक संस्थाओं के बीच संतुलन की परीक्षा बन चुकी है। ममता बनर्जी का शासन का विवादों, टकराव और आरोपों से घिरा हुआ उनका शासन, फिर भी ममता बनर्जी को मिला प्रचंड जनादेश। और खास बात यह है, इतनी टकराव के बाद भी अभी तक ममता बनर्जी शासनकाल में पश्चिम बंगाल में एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। अब इसे मोदी सरकार की दरियादिली कहें या ममता बनर्जी की तगड़ी राजनीति, क्योंकि हालिया विवाद में भी यही लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में जो राष्ट्रपति शासन सिर्फ एक राजनीतिक आशंका भर है, लेकिन हो सकता है राष्ट्रपति शासन जिस तरह से इस वक्त की घटनाक्रम है, ममता बनर्जी अगर जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनको अगर बार बार धमकाएंगी तो केंद्र सरकार क्या करेगी, क्योंकि इसको लेकर के अब जो कल फैसला आया है जहां पर आईपैक के मामले में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इस तरह की ईडी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो जांच करने के लिए पहुंच रही है और ऐसा हो रहा है, तो अगर इस तरह से पूरे देश में हुआ तो कहीं ना कहीं अराजकता फैल जाएगी देश में। यानी ईडी पर अगर राज्य सरकार इस प्रकार से हर चीज पर लगाम लगाए तो अराजकता फैलेगी, और ऐसी अराजकता नहीं फैलने देना चाह रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता बनर्जी को इशारों में कह दिया कि आप संवैधानिक जो मशीनरी है, संवैधानिक जो चीजें हैं उसके साथ आप छेड़छाड़ कर रही हैं। बहरहाल ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन इस वक्त ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा चुनौती इस बात की है कि वो अपने सत्ता को बचाएं, चुनाव के लिए अपने आप को मजबूत बनाएं। और क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, कभी आज तक ऐसा कोई फैसला तो लिया नहीं है जहां पर वो राजनीतिक तौर पे या लोगों के बीच में ऐसा हो कि ममता बनर्जी वो अपने आप को कहीं ना कहीं जो लोगों के सामने जा करके उनसे उनकी सहानुभूति हासिल करे। तो सहानुभूति वाला कोई काम ऐसा शायद फैसला नहीं लेगी इससे ममता बनर्जी को सहानुभूति मिले। लेकिन अगर इस तरह की चीजें होती रही तो राष्ट्रपति शासन और ममता बनर्जी की गिरफ्तारी, ये दोनों आशंकाएं अभी भी बल मिल रही हैं। आप सभी से अनुरोध है, आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण पर? क्या ममता बनर्जी के साथ जो कुछ अब तक हुआ क्या वो राजनीति है? ममता बनर्जी केवल केंद्र से अपना मतलब जो
गुस्सा उसको निकालने के लिए इस प्रकार की राजनीति कर रही हैं। और क्या ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए? क्या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? आपको क्या लगता है? इन सभी सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए ऑल न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।